हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपेंद्र कुमार। आज हमने टॉपिक लिया है इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेज, जिसके अंतर्गत सिंपल सेंटेंस एवं कंपाउंड सेंटेंस का आपस में परिवर्तन। तो इसमें जब इंट्रोडक्शन बताया गया था तो आपको बता दिया गया था, आज मैं फिर से बता दूंगा। तो पहले ये समझेंगे रूल नंबर 1 में सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए सिंपल सेंटेंस के किसी वर्ड या फ्रेज का विस्तार करके कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। ध्यान से समझ लीजिए। दूसरा, प्रिंसिपल क्लॉज व कोऑर्डिनेट क्लॉज के भाव के अनुसार किसी उचित कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एक बात कही कि सिंपल सेंटेंस किसी भी वर्ड या फ्रेज का विस्तार करके कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, तो उसको थोड़ा सा जान लेंगे। एग्जाम्पल एक पहले देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सीइंग द पुलिस, फुल स्टॉप। यहाँ पर कॉमा, द thief ran away। Seeing the police, the thief ran away, यानी पुलिस को देखकर चोर भाग गया। अब यहाँ पर हमें किसी भी फ्रेज या वर्ड, यहाँ पर फ्रेज लिया seeing the police, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट द थीफ, तो द थीफ, यानी इसको हम नाउन को यहाँ सब्जेक्ट बनाकर रख देंगे। सीइंग को देखिए, इसको देखिए पास्ट टेंस में है। आप जानते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को समान पदी हुआ के कहते हैं। तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में लाइए। द थीफ सॉ द पुलिस, ये एक सेंटेंस बन गया। अब उसके बाद चोर ने पुलिस को देखा, भाव निकल रहा और का, देखा और भाग गया, देखा और भाग गया। द थीफ सॉ द पुलिस एंड, अब यहाँ पर थीप, यहाँ पर हम ही का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। कोऑर्डिनेटिंग यानी कंपाउंड सेंटेंस में ये जान लीजिए कि जब दोनों तरफ एक ही व्यक्ति द्वारा कार्य हो तो सब्जेक्ट का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। वो रिप्रेजेंटेशन पहले नाउन से ही दोनों सेंटेंस का हो जाता है। द थीफ सॉ द पुलिस एंड ही का प्रयोग ना करके यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे रैन अवे। तो यहाँ पर देखिए किसी भी वर्ड या फ्रेज का विस्तार करके कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका विस्तार कर दिया, सीइंग द पुलिस, तो थीफ सॉ द पुलिस एंड रैन अवे। तो इसको जल्दी से नोट कर लें। अब आगे समझेंगे इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के नाम और उनके हिंदी अर्थ बहुत ही ध्यान से समझिए और उसके भाव के अनुसार ही इनका प्रयोग करिए। तो विस्तार कैसे करना है ये बात तो समझ में आ गई है। अब जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, नंबर 1 एंड माने सभी जानते हैं और होता है। नंबर 2 सो माने अतः। 8 माने फिर भी, 8 मीन्स फिर भी।  'still',
स्टिल मीन्स भी, फिर भी ही होता है। फिर अदरवाइज, अन्यथा। अदरवाइज मीन्स अन्यथा, और मीन्स भी अन्यथा ही होता है। और मीन्स भी अन्यथा होता है। फॉर मीन्स क्योंकि। और प्रेपोजिशन में के लिए होता है, लेकिन यहाँ कंजक्शन में क्योंकि के अर्थ में होता है। क्योंकि। नॉट ओनली बट आल्सो, केवल ही नहीं बल्कि, ये इसका पूरा भाव होता है। फिर उसके बाद एज वेल एज मीन्स होता है के साथ साथ। के साथ साथ किसी चीज को संलग्न करने की स्थिति में इसका प्रयोग होता है। बोथ एंड, जब दो भाव प्रकट हो किसी व्यक्ति के लिए, यानी वह वकील भी हो और डॉक्टर भी हो, तो दोनों कौन कौन, वो दोनों है। कौन कौन से? डॉक्टर और वकील। तो बोथ एंड, तो यहाँ पर बोथ एंड का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब होता है दोनों। और फिर उसके बाद आइदर और, या तो या, नीदर नॉर, ना तो ना। इतने कंजक्शन प्रयोग करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के रूप में। अब इनके दोनों सेंटेंस, जब हम किसी सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड बनाएंगे तो सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे, समझने के बाद उसका भाव निकालेंगे और उचित कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल समझा देता हूँ और उनमें मैं कैसे प्रयोग करता हूँ, तो उससे आप समझिए। जैसे he was punished for his guilt. He was punished for his guilt. अब देखेंगे आप, ही वॉज पनिश्ड, यहाँ तक तो पूरा ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। ये आपका फ्रेज बन रहा है सिंपल सेंटेंस में, वाक्यांश है। तो इसका हम विस्तार करेंगे। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये सिंपल सेंटेंस आपको कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड फिर ऐसे एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इस सेंटेंस में बाद में आएंगे वापस। किसी भी कंपाउंड सेंटेंस की अगर संरचना की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस में दो उपवाक्य होते हैं। एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी होती है कोऑर्डिनेट। जिनको नहीं पता है ध्यान से समझ लें। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समान पदीय उपवाक्य, और यहाँ क्लॉज लगा देंगे तब उपवाक्य लिखेंगे। प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य उपवाक्य। तो प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब मुख्य उपवाक्य और सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब समान पदीय उपवाक्य। अब यहाँ अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। प्रिंसिपल क्लॉज को मुख्य उपवाक्य कहते हैं क्योंकि ये अपना भाव प्रकट करने के लिए दूसरे का आश्रय नहीं लेती।
तो कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है समान पदी। समान पदी का मतलब जैसे मान लीजिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसे हमें कोऑर्डिनेट बनाना है, तो यहाँ पद का मतलब टेंस से लिया जाता है। जैसे इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ तो उस भाग में यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होगा। तो अब ये था कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल की संरचना में आपने जाना कि जैसे कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज का एक सब्जेक्ट रहेगा, कोऑर्डिनेट का एक रहेगा। प्रिंसिपल क्लॉज की एक फाइनाइट वर्ब रहेगी, इसकी एक फाइनाइट वर्ब रहेगी। इसमें एक ऑब्जेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, या दो रहेंगे, इसमें भी वही चीज़ एक रहेगा या दो रहेंगे या नहीं भी रहेगा। लेकिन ये दोनों चीज़ कॉमन होती है, इसमें सब्जेक्ट दोनों में होता है, और दोनों अगर सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के बाद बात कही गई हो तो सब्जेक्ट फिर पहले प्रयोग कर लेते हैं और बाद में कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट नहीं प्रयोग करते। लेकिन फाइनाइट वर्ब दोनों सेंटेंस में होती हैं, और जो प्रिंसिपल क्लॉज में जिस टेंस का प्रयोग किया गया होगा वही टेंस कोऑर्डिनेट क्लॉज में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दो उपवाक्य हो जाती है। लेकिन सिंपल सेंटेंस में आपको बताया गया कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फ्रेज या अदर वर्ब का प्रयोग करते हैं, बट दो वर्ब नहीं होती। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम इस सेंटेंस को ठीक से समझेंगे। तो इसमें हमने देखा कि एक सेंटेंस बना हुआ, दूसरे का विस्तार करना है। ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज गर्ल, अपने अपराध के लिए उसे दंडित किया गया। तो देखिए ये सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर इसको बनाइए ही। ये है पास्ट टेंस, तो ये तो कोई वर्ब तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर सिंपल पास्ट वाज। ये है नाउन। अब आपको एडजेक्टिव बनाना है। ही वाज गिल्टी, वह अपराधी था, और हिज गिल्ट, अपने अपराध के लिए, तो मतलब हिज से पॉजेसिव केस से सब्जेक्ट का क्रिएशन हुआ। उसके बाद पास्ट टेंस था, तो ये वर्ड के साथ फाइनाइट वर्ब नहीं आएगी तो लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसे एडजेक्टिव बनाकर लिखेंगे। तो ही वाज गिल्टी, सो यहाँ पर परिणाम का भाव निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है। तो ही वाज गिल्टी यानी वह अपराधी था, इसलिए, सो माने इसलिए आता ही वाज पनिश्ड, वह अपराधी था इसलिए उसे दंडित किया गया। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में दिया है इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, comma, in spite of being poor, comma, he is honest, he is honest। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब सभी जानते हैं के बावजूद, यानी गरीब होना। बीइंग का मतलब होना, इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, गरीब होने के बावजूद वह धनी, वो ईमानदार है। तो मैं बता दूं, जहां पे इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग हो, यानी दो सेंटेंस ऐसे, दो क्लॉज ऐसे बने जिनमें आपस में प्रतिद्वंदता हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे अपोजिशन का मतलब है कि वो गरीब है, तो गरीब होने पर आदमी बेईमानी भी करता है धन कमाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गरीब है लेकिन ईमानदारी दिखा रहा है। तो जहां पे विरोधाभास उत्पन्न हो वहां पर बट और एट का प्रयोग किया जाता है। तो अब इस भाग को हमें विस्तृत करके एक क्लॉज बनाना है। तो ही, अब यहां देखिए इज है, इज, ही इज। अब इस प्रपोजिशन को हटाएंगे, बीइंग से इज बना, ये बी की वर्ब होती है, आप सभी जानते हैं। बी को उसके फॉर्म में लाइए इसके टेंस के अकॉर्डिंग, इज, ही इज पुअर,
वह गरीब है। अब यहाँ पर 8, फिर भी he इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। एक महत्वपूर्ण सेंटेंस, वी मस्ट वॉक फास्ट, वी मस्ट वॉक फास्ट, वी मस्ट वॉक फास्ट टू कैच द ट्रेन। इसका भाव है कि हमें रेलगाड़ी पकड़ने के लिए तेज चलना चाहिए। तो देखिए, इसको हम शुरू करेंगे। वी मस्ट, यहाँ पर शर्त का भाव प्रकट हो रहा है कि हमें तेज चलना चाहिए रेलगाड़ी पकड़ने के लिए। तो जब इसको हम बनाएंगे तो वी मस्ट वॉक फास्ट, हमें तेज चलना चाहिए, अन्यथा, अदरवाइज, अन्यथा वी कैन नॉट, निगेटिव का भाव आएगा, अदरवाइज वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। या यहाँ पर विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। वी मस्ट वॉक फास्ट अदरवाइज वी कैन नॉट कैच द ट्रेन, हमें तेज चलना चाहिए अन्यथा हम रेलगाड़ी नहीं पकड़ सकते या नहीं पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पर कैन या शैल का प्रयोग होना चाहिए। फिर उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको, इम्पोर्टेंट बताए दे रहे हैं। इसके बाद आप इसके भाव के अनुसार एक्सरसाइज को कर लेंगे। मेन चीज़ ये है कि फ्रेज का विस्तार करके क्लास बना लेना और जो भाव उत्पन्न हो उसी के अनुसार कंजक्शन का प्रयोग कर देंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, नंबर 4, बिसाइड्स बीइंग, besides being intelligent, besides being intelligent, comma, he is clever। कहने का मतलब है बुद्धिमान होने के अतिरिक्त वह चालाक है, चालाक भी है। तो इसको ठीक से देखेंगे कि कैसे सेंटेंस बनेगा। तो इसमें ये भी हम कह सकते हैं, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट but also clever। बस इतना रखेंगे। बाद में कंजक्शन के बाद केवल एडजेक्टिव रखा जाता, सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। वह केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि चालाक भी है। उसके बाद अथवा करके ये सेंटेंस ऐसे भी बन जाएगा, he is intelligent, as well as
क्लेवर, वह बुद्धिमान होने के साथ साथ चालाक भी है। इसको बोथ हैंड से भी बना देंगे, उससे मैंने बताया था कैसे लगाते हैं बोथ हैंड। ही इज, अब सहायक क्रिया के बाद वर्ब के बाद बोथ का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड, तो दोनों एडजेक्टिव को जोड़ने में दो विशेषताओं या जो भी उसकी क्वालिटीज है उनको जोड़ने में एंड का प्रयोग किया जाता है। तो ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस। अब इनके भाव के अनुसार इनके कंजक्शंस को प्रयोग करेंगे, और जो आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करेंगे, हम उसका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।